दोस्तों, आर के क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। और फाइनली आज हम शुरू करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का एक लास्ट टॉपिक, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स पर बेस्ड दो बैच हैं अपने, तांडव बैच और उड़ान बैच। उड़ान बैच में ओनली सेकेंडरी का पार्ट था, तांडव बैच में ग्रेजुएशन का पार्ट था। 11th-12th का पार्ट कंप्लीटली आपके फ्री है, जो यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं। 1 से लेकर 110 तक के लेक्चर हैं उसमें, वो सारे उसमें फ्री हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर एक टॉपिक अपने बाकी रह गया था और इसमें संशय है कि ये 11th-12th का माना जाए या ग्रेजुएशन का माना जाए। वैसे तो मेंशन तो ग्रेजुएशन में कर रखा है, लेकिन मेरी नजर में ये पार्ट जो है वो 11th-12th का है। दोस्तों, यहाँ पर आपने, अगर आप नए स्टूडेंट है 2008 के बाद में आपकी अगर 11th-12th कंप्लीट हुई है, तो ऑब्वियसली आपने वो बुक नहीं पढ़ी होगी। और जो पुराने स्टूडेंट है 2008 से पहले, उन्होंने एक ये बुक पढ़ी होगी, सदिश एवं यांत्रिकी। और इन किताबों के बारे में आज भी ये चर्चा है कि जो पेपर आरपीएससी के जो पेपर होते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और मार्केट में भी इनकी वैल्यू क्या, चाहे ये कैसे ही फटी पुरानी हो, आपको इसकी डबल ट्रिपल वैल्यू चुकानी पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर 2008 से पहले ये बुक चलती थी, एक सदिश और यांत्रिकी। हालांकि अब तो सदिश को केवल एक चैप्टर में ही कर दिया है, और उस टाइम ये पूरी बुक हुआ करती थी। इसमें एक पार्ट दे रखा मैकेनिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को अगर कंबाइंड रूप में हम कहें तो मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो इस बुक से पढ़ाऊंगा, और इस बुक से अभी जो आपके फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, इसी में से आपके हूबहू क्वेश्चन आए थे। क्लियर। केवल कॉमन कैटेगरी के क्वेश्चन जरूर बाहर से आए थे, क्योंकि कॉमन कैटेगरी इसमें नहीं है, तो वो तो फर्स्ट ग्रेड में है। सेकंड ग्रेड में तो वैसे कॉमन कैटेगरी आपके है ही नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम आपके नहीं होगी। तो दोस्तों, कंप्लीट आपके स्टैटिक्स और डायनेमिक्स इसमें से कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि ग्रेजुएशन में सबसे मुश्किल जो हाई लेवल की जो बुक मानी जाती है वो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स ही है। और बिल्कुल आपको रियलाइज होगा कि यार ये बुक बहुत खतरनाक होगी, लेकिन जब हम इसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो क्योंकि आप मैच्योर स्टूडेंट है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन करके, तो अब आपका जो माइंड का जो लेवल है ना वो थोड़ा ऊपर है, तो आप इन चीजों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो ये है, समानांतर बल, कार्य और आघूर्ण। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आगे क्या दिशा और दशा होने वाली है, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। अभी बहुत लंबा समय आपके पास नहीं बचा है, बहुत शॉर्ट टाइम बचा है, तो 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को वैसे ही फ्री कर चुका हूं, पहले ही मैंने आप लोगों को कह दिया कि 99% कोर्स अपना कंप्लीट हो चुका है। 1% के चक्कर में देरी मत कर देना, बाकी मैं देख लूंगा। क्लियर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक ले लेते हैं अब, समानांतर बल, कार्य और आघूर्ण। वैसे कार्य तो आपके इसमें नहीं दे रखा है सिलेबस में, लेकिन ये पढ़ेंगे हम इसको, कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, तो इसको भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को समानांतर बलों के बारे में पैरेलल फोर्स एंड मोमेंटम, दो टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, और भी टॉपिक है, लेकिन एक टॉपिक जो ये है ये पूरा आज लेने वाले हैं। समानांतर बल क्या होते हैं? समानांतर बल 2 प्रकार के होते हैं। किसी, आप यूं समझो, एक आपके पास बहुत भारी लकड़ी है, बहुत भारी लकड़ी है, और बीच में आपने मान लो उसको किसी एक ऐसे, ये सिचुएशन इमेजिन करो, ये वाली बहुत हेवी लकड़ी है, तो घूमती नहीं होगी इसलिए। अब इसको घुमाने के लिए हो सकता है कि मैं इधर धक्का दूं, इधर धक्का दूं और इधर भी धक्का दूं, और हो सकता है कि दोनों ही धक्के इसी तरफ लग रहे हो, तो इसी तरफ तक न तो रोटेट हो पाएगी, और अगर इधर और एक इधर लगेगा तो रोटेट हो जाएगी। क्लियर। तो वो बल जो है किस डायरेक्शन में है, एक तो समदिश समानांतर है या फिर विपरीत समानांतर बल है। ये 2 कंडीशन हम लेने वाले हैं समानांतर बलों में। पहली कंडीशन है दोस्तों समदिश समानांतर बल। एक ए बी लाइन है, ए बी एक रेखा है जिस पर ए पॉइंट पर तो P बल लग रहा है और B पॉइंट पर Q बल लग रहा है। दोनों बल समानांतर है और एक ही दिशा में है। क्लियर। अब स्टूडेंट, अगर दोनों ही बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बात बताओ, पावर तो बढ़ेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो पावर कम हो जाता है, लेकिन एक ही दिशा में अगर खींच रहे हो तो पावर तो बढ़ेगा ना। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो R होगा, और कहां पर लगेगा, C पर लगेगा। अब ये स्टूडेंट C जो होता है ना, इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ये कहां पर है ये भी हमें बताना है। रिजल्टेंट पावर कितना लग रहा है ये भी हमें बताना है, और R की जो वैल्यू है वो कितनी होगी ये भी हमें बताना है। तो 3 चीजें आपके सामने है। परिमाण, परिमाण यानी R क्या होगा आपके P + Q। अगर समदिश समानांतर है तो परिमाण क्या हो जाएगा, P + Q।
दिशा क्या हो जाएगी, इस रिजल्टेंट की दिशा क्या हो जाएगी आर, पी और क्यू के बीच में और उन्हीं के समानांतर, पी और क्यू के बीच में और उन्हीं के समानांतर, क्यू के नजदीक, बड़े बल के नजदीक आप मान सकते हैं। क्रिया बिंदु की अगर मैं बात करूं, क्रिया बिंदु सी, ये रिजल्टेंट कहां पर कार्य कर रहा है, तो वो पॉइंट सी है। अब वो सी की लोकेशन आप कहां निकाल सकते हो, ध्यान से देखना, पी अपॉन में बाकी के दो बलों के बीच की दूरी और क्यू अपॉन में बाकी के दो बलों के बीच की दूरी और आर अपॉन में बाकी के दो बलों के बीच की दूरी। क्लियर? तो ये क्रिया बिंदु निकालने की जो शर्त है ना, वो पी अपॉन और क्यू अपॉन से आएगी। ये कैसे आया, तो P प्लस क्यू बराबर आर और BC प्लस AC बराबर AB से। क्लियर? तो ये तो आउटपुट है इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, मेन सिस्टम तो यही लिखा हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं विपरीत समानांतर बल। एक ये रेखा है जिस पर P बल थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा ना, P बड़ा बल है और Q थोड़ा सा छोटा है बल, समानांतर है लेकिन विपरीत दिशा में है। तो इस स्थिति में इनका रिजल्टेंट जो है R यहां पर लगेगा। किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। कौन से बल की दिशा में, बड़े बल की दिशा में, बाहर की तरफ लगेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ए पर तो P लग रहा है और B पर Q लग रहा है, तो वहां रिजल्टेंट C पर लगेगा और बाहर की तरफ लगेगा। तो यहां पर जो आपके परिमाण है R बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस Q, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। दिशा बड़े बल के समानांतर होगी, P की जो दिशा है किस दिशा में होगी, बड़े बल के समानांतर। क्रिया बिंदु C, ये C कैसे निकालेंगे, वही अगेन P अपॉन बाकी के दो बिंदुओं के बीच की दूरी, Q अपॉन ये Q अपॉन में AC और R अपॉन में AB, ये हो गया काम। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं आप लोगों को जितना मसाला देना चाहता हूं उतना ही आपको लेना है। आप ये कबाड़ी के मत चले जाना कि ये पूरी बुक में ले आऊं और फिर मैं इसको पूरा पढ़ लूं, आप है ना कंफ्यूज हो जाएंगे, गलती कर बैठेंगे। मैं आप लोगों को जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट मैटर है वो आपके बोर्ड पर लिख दूंगा। वैसे क्वेश्चन भी सारे और सारा जो सिस्टम है ना इसका कॉन्सेप्ट का, वो भी आपके सामने आ जाएगा। आपको मार्केट में अननेसेसरी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ये सब फिजूल खर्ची है, आपके एक तरफ पड़ी ही रहेगी। 2 दिन हिम्मत करते हो, तीसरे दिन इसको आप ढूंढते ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ मैटर तो आपके रजिस्टर में लिखा दिया मैंने। ऐसा कोई पॉइंट आप मुझे नहीं बता सकते हो जो आपके रजिस्टर में नहीं हो। क्लियर? तो स्टूडेंट ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, और अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जितने एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवाऊंगा उसके बाहर आपको नहीं जाना है। भले ही क्वेश्चन आपका पेपर में आया हो, और हो सकता है कि मैं जो पढ़ाऊं उससे नहीं भी आ रहा हो ना, तब भी नहीं करना। उसके पीछे कारण ये है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप स्टैटिक्स डायनेमिक्स छोड़ नहीं दे कहीं, दिक्कत ये है। और उस चीज का कोई सेंस भी नहीं है, वो नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा वो मैं आप लोगों को 100% से भी ज्यादा देने का प्रयास करूंगा। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर पहला ही क्वेश्चन आप लोग देखो कि 10 और 15 किलोग्राम बार के दो बल है, एक तो 10 kg का और एक 15 kg का। 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम बार के दो समदिश समानांतर बल किसी पिंड के बिंदुओं ए और बी पर क्रियाशील है। ए और बी पर क्रियाशील है, ये मान लो ए पॉइंट, ये तो मान लो आप ए पॉइंट, और ये पॉइंट आप मान लो बी। ये बी पॉइंट हो। आपको यहां पर परिणामी बल निकालना है तथा इसकी क्रिया रेखा की ए बी पर स्थिति निकालनी है। ये क्या कह रहा है, दोनों जो बल है वो समदिश भी है और समानांतर है। तो अब आपको इस बात को फॉलो करते हुए दोनों बनाने हैं। देखो ये एक 10 का और ये थोड़ा सा बड़ा बना दो ताकि 15 का दिख जाए। तो ये तो हो गया आपके P बराबर में 10 और Q बराबर में आपके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समदिश समांतर बल हो गए, तो इनका रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया R, C पॉइंट पर लगेगा। क्लियर? ये R। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या निकालना है, एक तो R निकालना है, एक आपको C की क्रिया रेखा की AB पर स्थिति भी निकालनी है, क्रिया बिंदु की। तो जो क्वेश्चन है R बराबर तो आपकी क्या हो जाएगा 10 प्लस 15, यानी R रिजल्टेंट हो गया आपके 25 kg का। पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आपको क्या करना है,
क्रिया रेखा पर स्थिति निकालनी, क्रिया बिंदु की स्थिति, आर की क्रिया बिंदु पर स्थिति। आर की अगर आपको क्रिया बिंदु पर स्थिति निकालनी, आर की क्रिया रेखा पर स्थिति, नॉट क्रिया बिंदु पर, तो ये सी आप कैसे निकालेंगे? तो आपके पास फंडामेंटल होता है पी अपॉन में बीसी, पी अपॉन में बीसी और क्यू अपॉन में ए बी। क्लियर? क्यू अपॉन में ए सी नॉट ए बी। तो पी का मान तो आपको 10 दे रखा है, बीसी का हमें पता नहीं, क्यू का मान आपको कितना दे रखा है 15, ए सी का हमें पता नहीं। तो आपको क्रिया रेखा की स्थिति निकालनी है ना, तो ए सी बटेवा बी सी बराबर आ जाएगा 3:2, यानी AC का अनुपात तो आपके पास रहेगा 3 का और इधर का रहेगा आपके 2 का अनुपात रहेगा, यानी इधर 30 सेंटीमीटर की दूरी है तो इधर आपके 20 सेंटीमीटर की दूरी। इस बात से आपको क्या पता चलता है, क्वेश्चन के बजाय अगर मैं कॉन्सेप्ट पूछ लूं आपको, तो इस बात से आपको यह समझना चाहिए कि रिजल्टेंट जो है किसके ज्यादा नजदीक है, बड़े बल के ज्यादा नजदीक होता है। क्लियर? अगला सवाल देखिए, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला सवाल देखो, एक दृढ़ पिंड के 45 सेंटीमीटर पर स्थित 2 बिंदुओं पर 12 न्यूटन और 8 न्यूटन के 2 बल लग रहे हैं। किधर लग रहे हैं उनके बारे में बाद में बात की गई। आपको परिणामी का परिमाण निकालना है, उसकी दिशा बतानी है, क्रिया बिंदु पर स्थिति बतानी है। कब? जब वो दोनों समदिश समझे जाएं या फिर विपरीत बल समझे जाएं। तो आप पहली कंडीशन ले लो, जब बल समदिश हो, कै वाली जो स्थिति दे रखी है ना, जब बल समदिश हो, अगर ये बल समदिश हैं तो उस स्थिति में आपको परिमाण बताना है, दिशा बतानी है, सब बताना। क्लियर? एक तो ये आपके 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक तो 12 न्यूटन का, एक आपके ये 8 न्यूटन का, 12 न्यूटन और 8 न्यूटन का। और ये इसका रिजल्टेंट हो गया आर, ए बी और सी। क्लियर? तो पहला ये परिमाण पूछ रहा है, परिमाण, परिणामी का परिणाम, परिणामी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपके आर, ये हो जाएगा P प्लस क्यू, यानी 12 प्लस 8 20 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड कंडीशन आपको क्या चाहिए, दिशा चाहिए कि किस दिशा में कार्यरत है। दिशा तो हम फटाफट ही बता देंगे, तो ये दोनों की दिशा में ही कार्य, क्योंकि दोनों ही समदिश समानांतर है ना, तो 12 न्यूटन और 8 न्यूटन दोनों बलों के समानांतर है, दोनों के समांतर उसी दिशा में। उसके बाद क्रिया बिंदु की स्थिति, क्रिया बिंदु जहां रिजल्टेंट काम करता है उसको क्रिया बिंदु कहते हैं, क्रिया बिंदु की स्थिति। अब क्रिया बिंदु यहां पर कौन है, सी है, तो उसकी स्थिति अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 12 न्यूटन बटेवा बीसी और 8 न्यूटन बटेवा एसी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर एसी बटेवा बीसी, एसी बटेवा बीसी ये आ जाएगा 2/3, 2:3 आ गया। किसका? टोटल ये 45 का था, तो बताओ अगर एसी 2 अनुपात में है और बीसी आपके 3 अनुपात में है तो एसी दूरी कितनी हो गई, तो 45 की अगर 5 बराबर 5 ही कर लेते हो तो 9 एक हिस्से पर आएगा,
तो 18 तो ये हो जाएगी और 27 ये हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर आपके AC कितना आ जाएगा 2/5 इंटू 45 यानी 18 और BC कितना आ जाएगा आपके 3/5 इंटू 45 विच इज 27 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपके पहला क्वेश्चन हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका आप बी पार्ट देखिए ख, जिसमें ये विपरीत स्थिति की बात कर रहा है, विपरीत समानांतरों। तो दोस्तों अगर ये विपरीत समानांतर बल होंगे तो उस स्थिति में आपकी कंडीशन जो है वो इस प्रकार होगी कुछ। ये एक 12 न्यूटन का, ये आपके 12 न्यूटन का बल, ये आपके 8 न्यूटन का बल, 8 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट किधर लगेगा? ऑब्वियसली इधर ही लगेगा। ये आपके रिजल्टेंट R, ये आपके P और ये है आपकी Q, A B और C हो गया। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले परिणामी की अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा? R बराबर P माइनस Q, यानी 12 में से अगर आपके 8 जाता है तो ये बचेगा 4। ये रिजल्टेंट हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट की दिशा क्या होगी? तो बताओ रिजल्टेंट किस दिशा में होगा? तो बड़े बल की दिशा में होगा और उस बाहर की तरफ होगा, 12 न्यूटन वाले बल की तरफ की दिशा में। और उसके बाद जो स्थिति है उसमें आपके क्रिया बिंदु की स्थिति, क्रिया बिंदु की स्थिति। तो क्रिया बिंदु की स्थिति निकालो भाई। कैसे निकालोगे? तो ये आ जाएगा आपके P/में BC, Q/में यानी 8/, ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, 12/, BC, 8/, AC और R यानी 4/, AB। क्लियर? अब आपको ये निकालनी है कंप्लीट। तो देखो BC का तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि AB जो है ना, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों बल कितनी दूरी पर लग रहे हैं? 45 सेंटीमीटर। तो 12 में, अच्छा ऊपर तो देखो 4 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 और 1, BC AC और ये है आपके 45। AB का मान कितना है? 45। अब आप फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करो। तो फर्स्ट को जब आप थर्ड के साथ सोल्व करते हो तो BC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके 135 और AC की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। यानी AC तो है आपके 90 और B से लेकर C तक की जो लंबाई है वो कितनी है आपके? 135 है। और अगर आप इन दोनों का अंतर लोगे तो वो 45 आ रहा आपकी, जो आपका गिवन है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 45 सेंटीमीटर। क्लियर? अगला सवाल देखिए। थर्ड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें ये क्या कह रहा है कि एक दृढ़ पिंड पर क्रियाशील दो समदिश समानांतर बलों के बीच में 4 मीटर की दूरी है। दोनों बल समदिश है, समदिश समांतर बल है। एक दृढ़ पिंड पर क्रियाशील दो समदिश समांतर बलों के बीच की दूरी कितनी है आपके? 4 मीटर है। 1 मीटर, एक बल इधर मान लो और एक बल इधर मान लो। ये आपके P हो गया और ये Q हो गया। मान लो ये AB है, तो आपको यहां पर AB गिवन है। AB कितनी देर की है? 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर देर की है। इनके परिणामी का परिमाण निकालना आपको। तो ये आपका रिजल्टेंट R मान लो, इसका परिमाण निकालना है। परिणामी का परिमाण आपको दे रखा 20 न्यूटन, ये इस बार दे रखा रिजल्टेंट। इनमें से ये जो 20 न्यूटन का बल है ना, ये है इनमें से एक बल से 1 मीटर की दूरी। मान लो ये 1 मीटर की दूरी है, तो ये अंडरस्टूड हो गया। फिर ये दूरी कितनी होगी? 3 मीटर की, क्योंकि ये एक ही दिशा में है। क्लियर? तो ये 3 मीटर की हो जाएगी। तो बलों के परिमाण निकालने, इस बार आपको P और Q बताना, तो बता देंगे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं बची अपने।
P अपॉन में ये आ जाएगा आपके 3, Q अपॉन में आ जाएगा आपके 1 और R अपॉन में यानी 20 न्यूटन अपॉन में आ जाएगा आपके 4। क्लियर? तो P का मान कितना आ जाएगा भाई 3 × 5 और Q का मान कितना आ जाएगा ओनली 5, यानी P की वैल्यू तो आ जाएगी 15 न्यूटन और Q की वैल्यू आ जाएगी आपके 5 न्यूटन। अब आपको एक हिसाब ये भी देखना चाहिए कि यार ऑप्शन में अगर दो बलों का योग अगर 20 एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो आप फटाफट उसको टिक कर सकते हैं। समद्वि समांतर बलों में रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों का योगफलित होगा, तो जो भी आंसर आएगा उनका योगफल 20 न्यूटन होना चाहिए। क्लियर? तो आई थिंक स्टूडेंट ये पहला जो कॉन्सेप्ट था आपका वो क्लियर हो चुका है। समानांतर बल क्या होते हैं, समानांतर बलों का जो बिहेव है वो कैसे चेक किया जाता है, क्रिया बिंदु, दिशा और क्या परिमाण, ये 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस पर भी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे। कार्य, ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको समद्वि समानांतर बल के बजाय इसके दूंगा, कार्य के और आघूर्ण के। क्लियर? कार्य क्या होता है, आप किसी ऑब्जेक्ट को, या मान लो आप एक गाड़ी को धक्का दे रहे हो, उसमें मान लो फुल हवा भरी हुई है, आपने उतना ही प्रेशर लगाया, इजीली चल जाएगी, कार्य ज्यादा होगा। क्लियर? और गाड़ी के दोनों टायर से आप हवा निकाल दो, फिर आप उतना ही प्रेशर मेंटेन करो, आपको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, मतलब दम लगा रहे हो फिर भी कार्य उतना नहीं हो पा रहा है। क्लियर? बॉडी तो वही थी ना। तो स्टूडेंट यहां पर अलग अलग बॉडीज होती है जिस पर कार्य करने की जो दर है वो अलग अलग हो सकती है। अब ये कार्य कैसे निकाला जाता है, आप किसी पार्टिकल पर लगने वाले बल के बारे में बात कर रहे हैं। आपने किसी पार्टिकल कण पर बल लगाया और उस बल की वजह से वो पार्टिकल O से लेकर A तक विस्थापित हो गया। इस पर आपने F बल लगाया जिससे वह O से A पर विस्थापित हो गया, तो उसकी वजह से कार्य कितना हुआ, तो किसी कण पर लगने वाला बल तथा बल की दिशा में विस्थापन कार्य होता है। W बराबर F डॉट OA, F तो वो बल और O से A विस्थापन होगा, OA नॉट AO। क्लियर? अब स्टूडेंट ये तो कार्य की बात हो गई, लेकिन ये 2 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ना, ये आपको बीच बीच में परेशान कर सकते हैं। तो ये परेशान क्यों कर सकते हैं, हम सीख लेते हैं इनको। अगर मैं इस पोजीशन पर खड़ा हूं ना, तो केवल वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड ही नहीं लग रहा फोर्स, बैलेंस बनाने के लिए लेफ्ट में भी कोई फोर्स काम कर रहा है, राइट में भी कोई फोर्स काम कर रहा है, तभी तो मैं इक्विलिब्रियम में खड़ा हूं। क्लियर? ये बात अलग है कि हमें महसूस नहीं होते, लेकिन चारों तरफ मेरे बलों के घटक है, ऐसे बलों के घटक होंगे। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर जैसे ये मैंने हाथ ऐसे लगाया ना, ऐसे खड़ा कर दिया, तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा इधर झुका हुआ हूं, तो ये बैलेंस जो है ना इसे डगमगा गया होगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है कि एक सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में आपको घटक निकालना है, क्योंकि जिस बॉडी पर आप काम कर रहे हैं उसके सभी दिशाओं में घटक होते हैं। तो अगर आपको क्या करना है, एक सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में उसका घटक निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, ये एक सदिश है आपके पास A और इसका आपको B की दिशा में घटक निकालना हो, कुछ नहीं करना है, किसकी दिशा में निकालना है, B की दिशा में निकालना है ना। आप एक काम करो, जिसकी दिशा में निकालना है उसके इकाई सदिश से डॉट प्रोडक्ट करवा दो, तो ये आपके हो जाएगा A डॉट B कैप। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला है, A का B की दिशा में घटक A डॉट B कैप, और अगर B का A की दिशा में निकालना होगा ना तो B डॉट A कैप होगा। क्लियर? एक ये है, अगर मान लो ये B सदिश है, अब मुझे अगर मान लो इस सदिश की लंबाई बढ़ानी है, n इकाई बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाएं? अगर आप डायरेक्ट इसको n से गुणा कर देंगे तो वो काम चलेगा नहीं। तो उसमें क्या एक सिस्टम है कि आप पहले इस B सदिश को इकाई खंड का बना लो, इकाई सदिश बना लो, और फिर जितना लंबा करना चाहते हो उतने ही से गुणा कर दो। भाई एक को अगर आप 7 गुणा करना चाहते हो 7 से गुणा कर दो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर यही तो लिखा है कि A सदिश की दिशा में n इकाई लंबाई का सदिश क्या होगा, आपके n A कैप होगा। क्लियर? तीनों ही बातें क्लियर? अब मैं आपके पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। एक कण पर क्रियाशील बल है आपके F, एक कण पर ये वाला बल लग रहा है आपके F, जिससे
यह बल क्या करता है, इसे ए बिंदु से कण को ए से बी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना है। ये तो है आपके ए पॉइंट और ये है आपके बी पॉइंट, और ए पर आपने बल लगाया, ये आपने बल लगाया और पार्टिकल ए से बी तक खिसक गया। तो आपके यहां पर W जो वर्क है ना वो आ जाएगा F डॉट ए बी, और ए बी आपके क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए। ए बी क्या हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो यही ओ बी है, ध्यान रख लेना, ओ बी और ए, क्योंकि प्रत्येक बिंदु का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्षी तो दिया जाता है। तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा 4i प्लस 2j और माइनस में 2k। ये आपके क्या बन जाएगा ए बी सदिश बन जाएगा। क्लियर। तो अब आप निकाल लो W। तो W आ जाएगा 4i प्लस का j और माइनस का 3k डॉट 4i 2j और माइनस का 2k। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराते हो तो 16 प्लस का 2 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा 24 इकाई। जो भी न्यूटन आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। क्लियर। तो दोस्तों ये आपके कार्य के सवाल हुए। कार्य में कुछ नहीं करना है, बस बल का डॉट प्रोडक्ट करवाना है विस्थापन के साथ। किस बिंदु से स्टार्ट हुआ और किस पॉइंट पर एंड हुआ वो विस्थापन हो जाएगा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है देखो, पढ़ो आप लोग इसको। अंडरवुड 38 इकाई का, अंडरवुड 38 इकाई का एक बल जो है वो इस सदिश की दिशा में कार्य कर रहा है। आगे मत पढ़ो, आगे तो बाद में पढ़ेंगे, आप इस लाइन को पढ़ो केवल। अंडरवुड 38 इकाई का एक बल, इकाई अंडरवुड 38 इकाई परिमाण का एक बल इस सदिश की दिशा में कार्यरत है। तो मैं पूछता हूं कि आप बल तो निकालो पहले। तो बल कैसे निकालोगे? बल का परिमाण कितना है अंडरवुड 38 इकाई, यानी उसकी लंबाई कितनी है अंडरवुड 38। तो आपको क्या करना है, पहले एफ निकालना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के लिए तो है। ए सदिश की दिशा में एन इकाई लंबाई का सदिश निकालना हो तो एन ए केप होगा। तो मुझे यहां पर इस सदिश की दिशा में एन इकाई लंबाई का सदिश निकालना, तो मैं क्या करूंगा एन इंटू ए केप कर लूंगा। क्लियर। तो सबसे पहले आपके एफ जो है वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा अंडरवुड में 38 रूट ऑफ 38 इंटू 5i माइनस 3j और प्लस में 2k अपॉन में आ जाएगा 25 9 और 4। ये भी 38 ही हुआ, यानी हमें पागल बना रहा था केवल, वो ऐप जो बल वो यही था। ऐसे हमेशा नहीं होता है। ये आपके बल तो निकाल लिया। अब आगे पढ़ो आप क्वेश्चन को। इस बल की वजह से एक कण एक सरल रेखा में इस बिंदु से इस बिंदु तक विस्थापित हो जाता है। तो कार्य निकालो। तो देखो कार्य कैसे निकालेंगे, ये तो आपके विस्थापन हो गया। ए पॉइंट आप मान लो 3 2 -1 और बी पॉइंट आपके मान लो 2 -1 और 4, और ये आपके एफ बल हो गया। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर ए बी जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ये तो हो जाएगा आपके 3i प्लस 2j माइनस का k। ये हो जाएगा 2i माइनस का j और प्लस का 4k। तो दिस माइनस दिस करो तो ए बी सदिश कितना हो जाएगा आपका माइनस का i माइनस का 3j और प्लस का 5k हो जाएगा। क्लियर। तो W बराबर आपकी क्या हो जाएगा एफ डॉट ए बी हो जाएगा 5i माइनस 3j प्लस में 2k डॉट माइनस i माइनस 3j और प्लस का 5k। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करो, माइनस का 5 प्लस का 9 प्लस का 10, तो W की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, नॉट 15 14। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपके तीसरा सवाल। क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐप के बारे में ये कह रहा था कि ऐप इस दिशा में लग रहा है और इतनी लंबाई का है, तो मैंने इतनी लंबाई का निकालने के लिए इसके इकाई सदिश से गुणा कर दिया। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे।
इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, जितने में हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ भाई देखो, पढ़ा क्वेश्चन क्या है? देखो यहां पर अब की बार एक बल नहीं लग रहा, अब की बार यहां पर दो बल लग रहे हैं। एक का परिमाण तो आपको 5 दे रखा है और दूसरे का 3 दे रखा है। 5 तथा 3 इकाई परिमाण के बल क्रमशः इस सदिश और इस सदिश की दिशा में एक कण पर कार्यरत है। इन बलों के कारण एक बिंदु ए से बी तक खिसक जाता है। ए से कहां तक? बी तक खिसक जाता है, बी तक विस्थापित हो जाता है। तो बलों द्वारा किया गया कार्य निकालना है। इस बार आप एक बात नोटिस करो कि दो दो बल लग रहे हैं, एक बिंदु पर दो दो बल लग रहे हैं। तो आप एक काम करो, पहले दोनों बलों को एक कंबाइन कर लो, यानी दोनों जो दो बल दे रखे हैं ना, दोनों का परिणामी बल निकाल लो। तो पहला जो बल है F1 बल, उसकी जो लंबाई है, यानी उसका परिमाण तो दे रखा है 5 और दिशा दे रखी है ये, तो मैं F1 कैसे निकाल सकता हूं? F1 आ जाएगा आपके 5 इंटू 6i प्लस 2j प्लस 3k और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके 7 आ जाएगा। F2 आपके क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके 3 इंटू, ये उस दिशा में लग रहा है 3i माइनस 2j प्लस का 6k और अपॉन में आपके क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर F1, अब आप रिजल्टेंट निकाल लो, परिणामी बल F बराबर आपके क्या हो जाएगा F1 प्लस F2। तो अगर 1/7 आप कॉमन लेते हो तो 30 और 39i 10 माइनस 4 प्लस का 4j 15 और 18 33 के हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके F हो गया। ए बी विस्थापन आपके क्या हो जाएगा OB माइनस OA। तो डायरेक्ट लिख देता हूं, 4 में से 2 जाएगा तो 2i प्लस का j और प्लस का 2k। तो W बराबर आपके क्या हो जाएगा F डॉट AB। तो W की वैल्यू आ जाएगी आपके 1/7 39i 4j 33k डॉट 2i प्लस का j और प्लस का 2k। डॉट प्रोडक्ट अगर आप करवाते हो तो 1/7 कितना हो जाएगा 78 4 66, तो 148 अपॉन में 7। ये कार्य हो गया। क्लियर? तो कार्य पर बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम ले रहे हैं देखो आघूर्ण। तो स्टूडेंट यहां पर आघूर्ण का जो कॉन्सेप्ट है वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक जो अपना कॉन्सेप्ट था उसमें 2 चीजें हमने ली, समानांतर बल और कार्य। आघूर्ण थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी देखते हैं। समानांतर बलों के बारे में केवल 2 कॉन्सेप्ट हैं और इन पर बेस्ड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा। स्टैटिक्स डायनेमिक्स से बिल्कुल सिंपल ही आता है क्वेश्चन। लास्ट पेपर में आप देखेंगे तो कॉमन कैटेगरी का केवल क्वेश्चन पूछ लिया, कॉमन कैटेगरी की इक्वेशन क्या होती है। अभी वाला क्वेश्चन आप लोग देखना, कॉमन कैटेगरी के केवल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन होता ना, वो पूछा गया। यानी जो फर्स्ट ग्रेड की जिसमें कॉमन कैटेगरी था, अपने तो कॉमन कैटेगरी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो मेंशन ही नहीं है, तो वो तो अपने दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्टैटिक्स डायनेमिक्स का जो लेवल है ना, वो ग्रेजुएशन की टॉप मोस्ट जो बुक होती है हाई लेवल की, उनमें से एक है। तो ये भी बुक वो उसी टाइप की है। ये हर किसी से हजम होती नहीं है, और जिससे हजम होती है फिर वो रैंक भी बनाते हैं। ऑब्वियसली रैंक उन्हीं की तो लगती है जो इन चीजों को हजम कर लेता है। रियल को हजम कर लिया, एनए को हजम कर लिया, स्टैटिक्स डायनेमिक्स से हजम कर लिया, सब हजम हो रहे हैं उसको, और जीके भी हजम हो रहा है कि नहीं? इतनी सारी चीजें हजम होती है तभी तो जाकर वहां पर दिशा और दशा जो है वो टीचर बनने की बनती है कि टीचर बन गए भी, और फिर आप अपने आप को पूर्ण समझ सकते हैं कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूं। दोस्तों यहाँ पर जब आप फाइनली जब टीचिंग फील्ड में उतरोगे ना, एक सेटिस्फेक्शन आता है, हमेशा ही एक मन में यूं रहता है यार मैंने कुछ किया है जिंदगी में, कुछ तो किया है। अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा महसूस होगा, और उसी की तैयारी, बहुत अच्छा महसूस करने की ही तो तैयारी चल रही है अपनी, कि बस ये 2 महीने बहुत अच्छे से निकल जाए। 2 महीने तो बचे ही नहीं, कहाँ है कि 2 महीने, अब तो लगभग कितने 30 25 50 के दिन लगभग बचे हैं। ये 50 दिन बहुत अच्छे से निकल जाएं और इसमें अपना काम हो जाए। क्लियर?
तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आगे की क्लास के लिए एक छोटा सा ब्रेक लगा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आगुण में भी 3 कॉन्सेप्ट है तो ये सब कुछ मिक्सअप नहीं हो जाए। नहीं तो 1.5 घंटे की क्लास में तो आप सो ही जाते हो। ऑनलाइन क्लास में एक लफड़ा ये भी है, लास्ट में आते आते तो दिमाग सो ही जाता है। ऑफलाइन क्लास में तो फिर भी ठीक है, आसपास किसी से बोल लिया, उसके कुछ कर दिया, उसके कुछ कर दिया, सर से बात कर ली। ऑनलाइन क्लास में तो खुद ही सुन रहे हैं, खुद ही जोड़ लगा रहे हैं ना, तो लास्ट में दिमाग थोड़ा डाउन हो जाता है। एक छोटा सा मैं यहाँ पर कट लगा रहा हूँ, फिर मैं आगुण स्टार्ट करता हूँ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RK क्लासेस को और करें अपने फर्स्ट एंड सेकंड मैथ्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।